हेलो स्टूडेंट, देवगंगा की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका फिर से स्वागत है। और हम हमारे चैप्टर अल्कोहल, फिनोल और ईथर के अंदर आज स्टार्ट करने वाले हैं ईथर के पार्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ईथर के बनाने की विधि यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ईथर के कुछ रासायनिक गुणधर्म। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम ईथर के मेथड ऑफ प्रिपरेशन से यानी ईथर बनाने की विधि से। और जो सबसे पहली ईथर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है एल्कोहल का निर्जलीकरण। एल्कोहल का निर्जलीकरण हम अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म में भी पढ़ के आए थे। वहां हमने पढ़ा था कि यदि हम अल्कोहल के अणु को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन के ऊपर 443 केल्विन के ऊपर अगर गर्म करते हैं तो अल्कोहल के एक अणु में से जल का अणु बाहर निकल जाता है और हमें अल्कीन बनती है। सेम टू सेम रिएक्शन यहाँ पर भी करनी है, बस हमें ध्यान रखना है, हमें टेम्परेचर को 443 की जगह 413 केल्विन रखना है। तो अगर हम अल्कोहल के अणु को 443 केल्विन पर गर्म करते हैं तो मैं समझाने के लिए दूसरा अल्कोहल का अणु भी नीचे ही लिख रहा हूं। तो अगर हम अल्कोहल के अणु को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन के ऊपर गर्म करते तो अल्कोहल के दो अणुओं में से एक जल का अणु बाहर निकलता है और हमें रिजल्ट के अंदर अल्कीन देखने को मिलती है। तो यहां से एक जल का अणु बाहर निकलेगा और रिजल्ट में हमें अल्कीन नहीं, ईथर देखने को मिलेगा। इस बचे हुए ऑक्सीजन से, ये जो ऑक्सीजन बचा हुआ है, इस बचे हुए ऑक्सीजन से नीचे वाला कार्बन भी जाकर के क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये हमें क्या मिल जाएगी, हमारा ईथर मिल जाएगा। इस रिएक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट बात यही ध्यान रखनी है, अगर आपने इसी सेम कंडीशन में 443 केल्विन लिख दिया है यहाँ पर, तो 443 केल्विन के अंदर आपका जो मुख्य उत्पाद होगा वो ईथर ना होकर के वो बनेगी एल्कीन। और अगर आप सेम काम 413 केल्विन के ऊपर करते हो तो आपको मुख्य उत्पाद के रूप में ईथर बनेगा। यानी अगर आपको एल्कीन बनानी है तो अल्कोहल का निर्जलन कराओ आप 443 केल्विन के ऊपर, और अगर आपको ईथर बनाना है तो अल्कोहल का निर्जन कराओ आप 413 केल्विन के ऊपर। और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं कि किस क्रिया विधि से ये रिएक्शन हो रही है। तो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के अंदर फर्स्ट स्टेप तो क्या है कि ये जो हमारा एसिड है H2SO4, ये अपनी आदत से मजबूर H प्लस और HSO4 माइनस के अंदर टूटेगा। अब ये जो H प्लस है, ये H प्लस जाएगा अल्कोहल के अणु के पास। तो ये जो हमारे पास अल्कोहल का अणु है CH3 CH2OH, अल्कोहल के इस अणु के पास अल्कोहल के इस अणु के ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और आने वाला जो हाइड्रोजन है इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो यहां पर इस रिएक्शन के अंदर क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और अल्कोहल के ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर उपस्थित है यानी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दानदाता बनके किसको दान में देगा, हाइड्रोजन को दान में देगा, और हाइड्रोजन भी इससे जुड़ जाएगा। और हम इतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी पढ़ चुके हैं कि हमें ये बात अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके बंध बनाता है उस पर तो आता है प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है और बंध बनाता है उसके ऊपर आता है माइनस। यानी कि इस रिएक्शन में इस H के ऊपर तो क्या आना चाहिए, माइनस, और इस O के ऊपर क्या आना चाहिए, प्लस। तो H के ऊपर जो माइनस आ रहा है वो तो इसके प्लस से सेटल हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन ने देखो इस रिएक्शन के अंदर बैठे बैठाए पंगा ले लिया है। और वो पंगा ये है कि अच्छा खासा इसकी दुनिया चल रही थी यहाँ पर, इसने जबरदस्ती क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म H प्लस को ध्यान में दिया और खुद प्लस लेकर के बैठ गया। तो ये आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, CH3 CH2O, इसके पास एक H तो पहले से ही था, एक और H जाकर के जुड़ जाएगा OH2, और इसके खुद के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर दो काम एक साथ होने वाले हैं। पहला तो ये कि ये वाला ऑक्सीजन अपने प्लस को हटाने के लिए इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन के भागेगा, और जिस वक्त जैसे ही ये काम करेगा कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन करके भागेगा, उसी सेम टाइम पर अल्कोहल का दूसरा अणु, समझाने के लिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूं HO
CH2, क्योंकि हमने यहाँ 2 अल्कोहल के अणु का इस्तेमाल किया है, तो दूसरा वाला अल्कोहल का अणु इसकी आकर के मदद कर देगा। तो क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर कि पहले तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, और जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के निकलेगा, इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर करेगा इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन युग्म। ज्यादा आगे पहुंच गया। इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन दूर करेगा? इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ये कुछ हमें इस तरीके का नजर आने लग जाएगा कि यहाँ से H2O का अणु तो बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से ये देखो H2O का अणु तो पहले बाहर निकल गया, और इस वाले ऑक्सीजन से ये वाला पूरा पार्ट भी आकर के जुड़ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का दिखने लग जाएगा। CH3 CH2O, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, इससे जुड़ा हुआ है H, ये CH2 और ये CH3। और लास्ट स्टेप के अंदर, इसकी लास्ट स्टेप के अंदर क्या होने वाला है? इसकी लास्ट स्टेप में ये जो CH3 CH2O के साथ H, इसके ऊपर पॉजिटिव, ये है CH2 CH3। लास्ट स्टेप के अंदर ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला जो ऑक्सीजन है अपने प्लस को दूर करने के लिए वापस से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनकर इसको तो H+ के रूप में बाहर निकाल देगा, और यहाँ पर हमारा मुख्य उत्पाद ईथर बनकर के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से तो क्या होगा, यहाँ से तो क्या होगा, पहले तो ये H+ के रूप में बाहर निकलेगा, और जैसे ही H+ के रूप में बाहर निकलेगा तो ये हमारा मुख्य उत्पाद ईथर बन के तैयार हो जाएगा, C2H5O C2H5। तो ये थी ये थी ईथर बनाने की सबसे पहली विधि, जिसमें हमने अल्कोहल का निर्जलीकरण किया था, और अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा हमने क्या बनाया था? ईथर बनाया था। रिएक्शन के अंदर काम की बात ध्यान रखने वाली ये है कि जो हम तापमान लेंगे वो 413 केल्विन लेंगे, उसके अलावा सांद्र H2SO4 यहाँ पर निर्जलीकारक की भूमिका निभा रहा है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट नंबर की जो हमारे पास रिएक्शन है जिससे हम क्या बनाने वाले हैं? अल्कोहल बनाने वाले हैं, वो है विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन ईथर संश्लेषण बोल लो या विलियमसन संश्लेषण बोल लो, एक ही बात है। विलियमसन संश्लेषण क्या करना है हमें? विलियमसन संश्लेषण के अंदर हमारे पास, विलियमसन संश्लेषण के अंदर हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास एक तो है अल्काइल हैलाइड, एक तो हमारे पास क्या है? अल्काइल हैलाइड RX, और एक है हमारे पास ये RDEX ONA रोना। तो इस रिएक्शन के अंदर अपन प्लस माइनस खेल लेते हैं थोड़ा सा, ताकि रिएक्शन अपन को ठीक से समझ में आ जाए। तो अगर इस रिएक्शन के अंदर अपन थोड़ा सा प्लस माइनस खेलें तो देखो, एक बॉन्ड तो ये वाला टूटना है हेलोजन और कार्बन के बीच, जो RX वाला बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड तो हेलोजन और कार्बन वाला टूटना है, और एक यहाँ से सोडियम और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो जैसे सोडियम और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, सोडियम के ऊपर आने वाला है प्लस, और इधर R और X यानी कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड टूटेगा, तो हेलोजन के ऊपर क्या आने वाला है? माइनस, और इसके ऊपर क्या आने वाला है? प्लस। बस अब अपन को कुछ भी नहीं करना है, अपन को सिर्फ यही काम करना है, प्लस को माइनस से जोड़ दो, माइनस को प्लस से जोड़ दो। तो यहाँ पे अपन प्लस माइनस खेलेंगे तो हमारा मुख्य उत्पाद ईथर बनके क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। तो भाई पहली फुर्सत में तो क्या निकलेगा? Na के साथ Xe+ वाला माइनस वाले के साथ जुड़ जाएगा, Na के साथ क्या बाहर आ जाएगा? X बाहर आ जाएगा। इधर एक R इस वाले O से जुड़ेगा, और इस वाले O से पहले से क्या जुड़ा हुआ है? R'। तो ये ईथर बन के हमारे पास क्या हो गया है? तैयार हो गया। इस रिएक्शन के अंदर काम की बात ये है, या इस रिएक्शन की जो फेवरेबल कंडीशन है जो हमें ध्यान रखनी है, इस रिएक्शन की फेवरेबल कंडीशन हमें ध्यान रखनी है कि जो एल्काइल हैलाइड है RX वो 1 डिग्री का होना चाहिए, दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये वाला जो R ग्रुप है ना, ये जरूरी है कि कैसा हो? 1 डिग्री हो। अगर ये 1 डिग्री होगा तो रिएक्शन बड़ी आसानी से होगी। अगर यही R ग्रुप, ये एल्काइल हैलाइड वाला जो R ग्रुप है RX, अगर यही R ग्रुप 3 डिग्री हो गया है तो ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड प्रतिस्थापन अभिक्रिया करने के बजाय विलोपन अभिक्रिया करेगा, और यहाँ पर हमें अल्कीन बनेगी दिखेगी। तो इस रिएक्शन के अंदर हमें ध्यान रखना है कि रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करे। ठीक, अगर हम ये चाहते हैं कि रिएक्शन प्रतिस्थापन हो और SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करे, तो जरूरी ये है कि हमारे पास ये जो R ग्रुप है ये, या एल्काइल हैलाइड, ये कैसा होना चाहिए? 1 डिग्री होना चाहिए, 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। 3 डिग्री के उपस्थिति के अंदर विलोपन अभिक्रिया से अल्कीन बन जाएगी।
तो इस रिएक्शन का एक एग्जांपल और लिख लेते हैं कि भाई हमारे पास RX मान लो कुछ इस तरीके का है, CH3 और Cl, इसकी रिएक्शन हमने कराई C2H5ONa। तो वापस अगर हम प्लस माइनस खेलें इसके अंदर वापस से अगर प्लस माइनस खेलते हैं तो भाई ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, प्लस को जोड़ो माइनस से और प्लस को जोड़ो माइनस से और माइनस को जोड़ दो प्लस से, तो रिजल्ट में आ जाएगा हमारे पास CH3O, C2H5 और साथ में क्या निकलेगा हमारा NaCl निकलेगा। बस बड़ी आसान सी और सिंपल सी रिएक्शन है, विलियमसन ईथर संश्लेषण यानी विलियमसन ईथर सिंथेसिस। बस ध्यान रखना है जो भी एल्काइल हैलाइड लो जरूरी है कि वो 1 डिग्री हो तभी रिएक्शन फेवरेबल कंडीशन के अंदर होगी। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की उपस्थिति में विलियमसन ईथर संश्लेषण द्वारा ईथर नहीं बनने वाला है, एल्कीन बनने वाली। बात आती समझ के अंदर। चलो ये भी हमारे पास दो मेथड जिससे हम क्या बना सकते हैं, ईथर बना सकते थे। पहली अल्कोहल का निर्जलीकरण और दूसरा विलियमसन ईथर संश्लेषण। अब हम चलते हैं ईथर के रासायनिक गुणधर्म के ऊपर, और सबसे पहला ईथर का जो रासायनिक गुणधर्म हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं HI के साथ अभिक्रिया। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक का नाम है रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर जो सबसे पहली वाली हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं HI के साथ अभिक्रिया। HI के साथ अभिक्रिया, HI के साथ अभिक्रिया किस तरीके से होगी, हमारे पास ईथर है, सीधा सिंपल सा RO R डैश। ये R और R डैश कोई एल्किल समूह होंगे, दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक। इसकी रिएक्शन हमको करानी है HI के साथ। तो अगर हम यहाँ प्लस माइनस खेलें तो हम सबको पता होना चाहिए कि भाई HI कैसे टूटता है, H प्लस में और I माइनस के अंदर, ठीक। और यहां से ये जो ईथर दिख रहा है, ईथर के ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। ईथर का ऑक्सीजन है, इसके इस तरफ भी एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है और इसके इस तरफ भी एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। तो दोनों में से किसी एक एल्किल समूह वाला बॉन्ड तोड़ दो, मतलब ईथर के अंदर दोनों में से किसी एक साइड का कार्बन टू ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ देना है। दोनों में से किसी एक साइड का कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जैसे हम तोड़ेंगे, तो मान लो जैसे ये वाला बॉन्ड टूटा, जैसे मान लो ये वाला बॉन्ड टूटा है, ठीक। अगर ये वाला बॉन्ड टूटा है तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन पर आएगा माइनस और इसके ऊपर क्या आएगा प्लस। ऑक्सीजन पर आएगा माइनस, आर के ऊपर आएगा प्लस। अब प्लस को जोड़ना है माइनस से और माइनस को जोड़ना है प्लस से, रिएक्शन कंप्लीट। तो प्लस को जोड़ना है माइनस से और माइनस को जोड़ना है प्लस से। तो ये आर प्लस के साथ तो कौन जुड़ जाएगा हमारा आई माइनस, तो आर प्लस के साथ तो कौन जुड़ गया आई माइनस, और ये आर डैश ओ माइनस के साथ जुड़ जाएगा आकर के एच प्लस। तो रिजल्ट में हमें अल्कोहल देखने को मिल जाएगा, सह उत्पाद के रूप में क्या देखने को मिल जाएगा, अल्कोहल देखने को मिल जाएगा। अब इस रिएक्शन के अंदर बस हमें यही बात समझनी है और देखनी है कि हमें कब कौन सा बॉन्ड तोड़ना है। भाई ये इस ऑक्सीजन के इस तरफ भी एक बॉन्ड, इस तरफ भी एक बॉन्ड, इधर भी कार्बन से बॉन्ड जुड़ा हुआ होगा, इधर भी कार्बन से बॉन्ड जुड़ा हुआ होगा, तो कौन सी कंडीशन में कौन से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध तोड़ना है, बस यही बात ध्यान रखनी है और रिएक्शन हो जाएगी। आई को इस तरफ से जोड़ देना प्लस वाले के साथ और H को किसके साथ जोड़ देना, माइनस वाले के साथ। तो कौन कौन सा बॉन्ड कैसे कैसे टूटेगा, तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है। पहली बात या पहला पॉइंट तो ये, यदि यही दो पॉइंट हमको अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं कि कौन सा कार्बन और ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड तोड़ करके ईथर की अभिक्रिया हमको HI के साथ करानी है। पहला तो ये कि इस R और R डैश दोनों में से कोई एक भी, दोनों भी हो सकते हैं और दोनों में से कोई एक भी, R और R डैश दोनों में से कोई एक भी अगर 3 डिग्री है, 3 डिग्री है या फिर अनुनाद द्वारा स्थायी 1 डिग्री व 2 डिग्री है, तब हमें SN1 क्रिया विधि को फॉलो करना है और उत्पाद का निर्माण करना है। अगर R और R डैश दोनों में से ही ना तो ये 3 डिग्री है और ना ये 1 डिग्री अनुनाद द्वारा स्थायी 1 डिग्री और 2 डिग्री है, तो R और R डैश अगर दोनों ही सामान्य 1 डिग्री या 2 डिग्री है तो हमें SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करना है और उसके हिसाब से हमको हमारे प्रोडक्ट यानी उत्पाद बनाने। आओ इसी बात को एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास कुछ इस प्रकार का ईथर है CH3 CH3 CH3O C2
H5 और इसकी रिएक्शन हमको करानी है HI से। तो भाई एक बात तो पक्की है इस रिएक्शन के अंदर, जहां पर हमको कोई भी बिल्कुल भी विवाद नहीं है, वो ये कि भाई HI ऐसे ही टूटेगा कि H पर प्लस आने वाला और I पर माइनस आने वाला। यहाँ पर कोई लड़ाई कोई विवाद की बात नहीं भैया, H पर प्लस आने वाला और I के ऊपर क्या आने वाला है, माइनस आने वाला। अब परेशानी या दिक्कत की बात यह है कि हम कौन सा वाला बंध तोड़ें। परेशानी दिक्कत की बात यह है, समझने वाली बात यह है कि हम कौन सा वाला बंध तोड़ें। या तो हम इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ दें, या फिर हम इस कार्बन और इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ दें। ठीक है, तो उसके लिए हमको वापस से इस पॉइंट के ऊपर जाना पड़ेगा और फिर से समझना पड़ेगा कि अगर आर और आर डैश दोनों में से कोई एक भी 3 डिग्री या अनुनाद द्वारा स्थायी 1 डिग्री और 2 डिग्री हो, तो अभिक्रिया के अंदर SN1 क्रिया विधि को फॉलो करना है। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर देखो, इस तरफ से अगर मैं देखूं तो जो कार्बन ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड है वो मुझे 3 डिग्री दिखाई दे रहा है। जो कार्बन ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड है वो मुझे 3 डिग्री दिखाई दे रहा है। और अगर इस तरफ से मैं देखूं इस साइड वाले को, तो जो कार्बन ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड है वो मुझे 1 डिग्री दिखाई दे रहा है। तो दोनों में से कोई एक भी अगर हमें 3 डिग्री दिख जाता है तो हमको SN1 क्रिया विधि को फॉलो करना है। तो SN1 क्रिया विधि को किस तरीके से फॉलो करेंगे, SN1 क्रिया विधि के अंदर कार्बन के धनायन बनते। तो आप दोनों साइड से बॉन्ड तोड़ करके इमेजिन करो कि भाई कौन सा कार्ब का धनायन ज्यादा स्थायी बनेगा। अगर मैं यहां से बंध तोड़ता हूं अगर मैं ये वाला बंध तोड़ता हूं तो इधर से 3 डिग्री है तो 3 डिग्री धनायन बनेगा। और अगर मैं ये वाला बंध तोड़ता हूं तो इधर से क्योंकि ये 1 डिग्री है तो 1 डिग्री धनायन बनेगा। तो इस साइड से यानी सीधे हाथ की तरफ से तो मुझे क्या मिल रहा है, 1 डिग्री धनायन मिल रहा है। और इधर उल्टे हाथ की तरफ का बंध तोड़ता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 3 डिग्री धनायन मिल रहा है। तो क्योंकि 3 डिग्री धनायन 1 डिग्री से ज्यादा स्थायी होता है तो ये वाले ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा और यहां से हमको क्या बनाना है, एल्काइल आयोडाइड बनाना है। तो जैसे हम ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो अब प्लस माइनस खेल लो, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस, इसके ऊपर आ जाएगा माइनस। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि यहां से ये बॉन्ड टूटा तो हमको मिला C2H5O। तो क्या मिला हमें, C2H5O। और इस O के ऊपर आकर के भाई साहब आपका H जुड़ेगा। और इधर से बॉन्ड टूटा तो CH3 ऊपर CH3, इसके इधर CH3 और यहां पर क्योंकि प्लस आएगा तो क्या जुड़ जाएगा, I माइनस जुड़ जाएगा। बस इसी बात का ध्यान लगाना है जब भी हम ईथर की अभिक्रिया HI के साथ करेंगे कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल समूह लगे हुए हैं, कौन सा एल्किल समूह जोड़ना है। ठीक, एक भी 3 डिग्री दिख जाए SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर लेना, दोनों साइड से कार्ब धनायन बना लेना, जिधर से ज्यादा स्थायी कार्ब धनायन मिल रहा हो वही वाला बंध तोड़ देना और उधर से वैसे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, एक एग्जाम्पल से और समझते हैं इसको। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का आ जाए, CH3 CH2O CH2 और इधर लगी हुई है बेंजीन की रिंग, और इसी की रिएक्शन हमें किससे करानी है, अच्छा या फिर इसको चलो हटाओ, इसको ऐसे लिखते हैं कि ये लगी हुई है भाई बेंजीन की रिंग, इधर है CH2, इसके साथ है O, इधर लगा हुआ है C2 और H5। और इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ करानी है, HI के साथ करानी है। तो इसकी रिएक्शन हमको करानी है HI के साथ। तो यहाँ हमने इसकी रिएक्शन करे HI के साथ। तो अगेन इस HI में तो कोई विवाद ही नहीं है, HI में कोई विवाद नहीं है भाई, ये प्लस पे जाने वाला और ये माइनस पे जाने वाला है, सीधी सी बात है। हमको सोचना है, हमको डिसाइड ये करना है भाई ये वाला बंध तोड़ा जाए या ये वाला बंध तोड़ा जाए। तो दोनों तरफ देखो, दोनों R समूह को देखो, R को भी देखो और R डैश को भी देखो। तो अगर आप इसको देखते हो तो भाई जो कार्बन ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड है वो 1 डिग्री कार्बन है, ये वाला कार्बन ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये 1 डिग्री कार्बन है। ठीक, और इधर आ जाओ, इधर जो कार्बन ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड है वो भी 1 डिग्री है। ठीक, ये दोनों ही कार्बन क्या है, दोनों तरफ से जहां से ऑक्सीजन से कनेक्टेड है वो 1 डिग्री है। लेकिन अगर हम इधर केस देखें तो इधर वाला जो कार्बन है जो 1 डिग्री है कनेक्टेड है वो बेंजीन की रिंग से जुड़ा हुआ और कुछ ऐसा दिख रहा है। बेंजीन की रिंग से जुड़ा हुआ है और कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक, अब अगर मैं ये वाला बंध तोड़ता हूं तो ऑक्सीजन पर माइनस और इसके ऊपर प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा माइनस और इसके ऊपर क्या आएगा
प्लस आएगा। तो जैसे ही इस वाले कार्बन के ऊपर प्लस आएगा तो देखो क्योंकि ये बेंजीन की रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो अब ये बेंजीन की रिंग के साथ करेगा अनुनाद और अनुनाद द्वारा क्या हो जाएगा, ये स्थायी हो जाएगा। ये हमारा बेंजाइल धनायन जो अनुनाद द्वारा क्या है, स्थायी है। तो हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई भी R या R' में से कोई एक समूह भी 1 डिग्री 2 डिग्री हो और वो अनुनाद द्वारा स्थायी होता है तो हमें SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करना है। तो इस तरफ वाला जो 1 डिग्री वाला समूह है वो अनुनाद द्वारा स्थायी है तो अब हम SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे और SN1 मैकेनिज्म के अंदर क्या करना है, हमको दोनों साइड से बंध तोड़ के देखने हैं। दोनों साइड से बंध तोड़ो, जिधर से ज्यादा स्थायी कार्बन का धनायन बन रहा उधर ही I जोड़ देना। तो अगर मैं इस वाले बंध को तोड़ता हूं तो मेरे को बेंजाइल धनायन मिलेगा जो अनुनाद द्वारा स्थायी दिख रहा है, और अगर मैं ये वाला बंध तोड़ता हूं तो सिंपल 1 डिग्री धनायन मिलेगा जो किसी के द्वारा स्थायी नहीं है। तो सीधी सिंपल सी बात है कि ये वाला बंध टूटेगा और ये वाला बंध टूटेगा तो देखो अब हमें मुख्य उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा, बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की रिंग के ऊपर जुड़ेगा CH2, इस CH2 के ऊपर क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव आ रहा होगा और उसी से जाकर के हमारा I- जुड़ जाएगा, ठीक। और लास्ट में क्या बनेगा, C2H5 के साथ O और इसी O के साथ कौन जुड़ जाएगा, हमारा H जुड़ जाएगा। तो अगर दोनों में से कोई एक भी 3 डिग्री या अनुनाद द्वारा स्थायी 1 डिग्री या 2 डिग्री हो तो हमें हमेशा हमेशा SN1 क्रिया विधि को फॉलो करना है, ठीक। आगे चलते हैं और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का है CH3O C2H5, इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ करानी है, HI के साथ करानी। तो अगर हम इसकी रिएक्शन HI के साथ कराते हैं तो देखो भाई, देख इधर से देखो कि ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या दिख रहा है। तो अगर हम देखें तो ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला जो ऑक्सीजन है जो डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, सॉरी ये वाला इधर वाला जो कार्बन है जो डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। इधर वाला इसको भी हम 1 डिग्री जैसे ही ट्रीट करेंगे। इधर वाले को देखो ये तो है ही 1 डिग्री, दोनों साइड से 1 डिग्री दिख रहे हैं और दोनों साइड पर भी ना यहाँ पर ना यहाँ पर कोई अनुनाद नजर आ रहा है। तो जब दोनों साइड सिंपल 1 डिग्री या 2 डिग्री लगे हुए हो तो हमें SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करना है। और SN2 मैकेनिज्म के अंदर कार्बन के धनायन नहीं बनते, बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी ऋणात्मक भाग है, जैसे कि यहाँ पर हमारा ऋणात्मक हिस्सा कौन है, I-, ये पॉजिटिव जाएगा भाई और ये नेगेटिव जाएगा। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम इस रिएक्शन के अंदर SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करने हैं ना तो I- को वहां जाकर के चिपका देना जहां भीड़ भड़क का कम दिख रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, तो जहां भीड़ भड़क का कम दिख रहा है वहीं जाकर के जोड़ देना। तो देखो भाई यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर 1 कार्बन, अगर आप खुद I- हो तो आपका यहाँ टेक करना आसान होगा। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, यहाँ वाला बॉन्ड तोड़ो और यहाँ वाला बॉन्ड तोड़ने के बाद इधर जोड़ दो I और उधर से बन जाएगा अल्कोहल। तो ये बन जाएगा हमारे पास CH3I और ये बन जाएगा C2H5OH। चलो और एग्जांपल समझते हैं इससे, इसी सेम रिएक्शन के, कि अब की बार अगर ऐसा हो कि साक्षात बेंजीन की रिंग ही ऑक्सीजन से जुड़ जाए, अगर साक्षात बेंजीन की रिंग ही किससे जुड़ जाए, ऑक्सीजन से जुड़ जाए। तो अगर डायरेक्टली बेंजीन की रिंग ही ईथर के ऑक्सीजन से जुड़ी हुई, किसी और से नहीं, डायरेक्टली ईथर के ऑक्सीजन से जुड़ी है, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा केस बनता है, इंपॉर्टेंट सी चीज हो रही है, वो ये हो रही है कि ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ईथर वाला, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर अगर मैं इसको ठीक से बनाऊं तो भाई बेंजीन की रिंग को अगर मैं थोड़ा सा और आपको समझाने के लिए से बनाऊं तो यहाँ बॉन्ड, इसको ठीक से बनाते, बेंजीन की रिंग में यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड और यहाँ बॉन्ड, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है हमारा O, और इस O से क्या जुड़ा हुआ है, ये पूरा C2H5 क्या जुड़ा हुआ है, C2H5। अब क्या है यहाँ इस वाले केस के अंदर क्या है, इस ऑक्सीजन के ऊपर, ईथर के ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो बेंजीन की रिंग के साथ कायम है, अनुनाद के अंदर है। यहाँ पर बेंजीन की रिंग के साथ ये कायम है, अनुनाद के अंदर है, ठीक। तो क्योंकि ये बेंजीन की रिंग के साथ अनुनाद के अंदर है तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपकी बेंजीन की रिंग डायरेक्टली ईथर से कनेक्टेड है तो कभी भी ऑक्सीजन का और बेंजीन की रिंग के कार्बन वाला बॉन्ड मत तोड़ देना। मतलब जीवन में कभी भी ये वाला बॉन्ड नहीं टूटने वाला है, इस वाले बॉन्ड को तो तोड़ने की कोशिश नहीं मत करना। तो अगर अपन इस वाले बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते हैं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इस पर माइनस इस पर प्लस, इसकी रिएक्शन हमको करानी है HI के साथ।
तो अगर हम इसकी रिएक्शन HI के साथ कराएंगे तो हमको पता है HI के इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, प्लस को जोड़ देना भैया माइनस से और माइनस को जोड़ देना प्लस से, आपका सीधा सिंपल सा रिजल्ट आ जाने वाला है। तो बेंजीन की रिंग के ऊपर O और उससे जुड़ेगा H, यानी कि यहाँ पे बन जाएगा फिनॉल, यहाँ पे बन जाएगा आपका भैया फिनॉल, और इधर जो बचेगा C2H5 इसके साथ जुड़ जाएगा आपका आयोडीन। तो इधर से जो ये वाला बंध टूटा है इस कार्बन के ऊपर आएगा प्लस, इस कार्बन के ऊपर प्लस आएगा, तो ये बनेगा CH3 CH2, इसी कार्बन के ऊपर क्या आ रहा होगा, प्लस आ रहा होगा, और इसी से कौन जुड़ जाएगा, आपका आयोडीन जुड़ जाएगा। तो ध्यान ये रखना है कि अगर आपकी बेंजीन की रिंग ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो फिर कोई SN1 SN2 कुछ देखने की जरूरत नहीं है। कभी भी जीवन में ये वाला बॉन्ड मत तोड़ना, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है इसके अंदर पार्शियली द्विबंध के गुण आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन इस बेंजीन की रिंग के साथ अनुनाद कर रहा है, ये ऑक्सीजन बेंजीन की रिंग के साथ क्या कर रहा है, अनुनाद कर रहा है, इसलिए कभी भी ये वाला बंध मत तोड़ना। ठीक, तो और एग्जांपल समझते हैं। अगर इसी सेम रिएक्शन के अंदर, इसी के आगे बढ़ते हैं हम, अगर इसी सेम रिएक्शन के अंदर हम HI एक्सेस में ले लें, देखो ये रिएक्शन अभी अपने थोड़ी देर पहले देखी थी, अगर मैं इसकी रिएक्शन HI के साथ कराता हूँ तो मुझे रिजल्ट में क्या देखने को मिलेगा, मुझे रिजल्ट में देखने को मिलेगा भाई ये वाला बॉन्ड टूटेगा, SN2 मैकेनिज्म से जाएगी, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, तो ये बनेगा CH3I और इधर बनेगा C2H5OH, ये नॉर्मल रिएक्शन है। लेकिन अगर इसी सेम रिएक्शन के अंदर मैं HI को एक्सेस के अंदर ले लूं, मतलब आधिक्य के अंदर ले लूं, तो अगर यहाँ पर हम HI को एक्सेस में यानी आधिक्य के अंदर ले लेंगे ना, तो जो भी अल्कोहल बन रहा है आपका, जो भी अल्कोहल बन रहा है वो भी तुरंत HI के साथ रिएक्शन करेगा और खुद वापस एल्काइल आयोडाइड बना लेगा। मतलब ये जो अल्कोहल बना है ये दोबारा से फटाक से किससे रिएक्शन करेगा, HI से फिर से रिएक्शन करेगा, और HI से जैसे रिएक्शन करेगा तो यहाँ से तो क्या निकलेगा, जल का अणु, यहाँ से तो क्या बाहर आएगा, जल का अणु, और ये I जाकर के डायरेक्टली किससे जुड़ जाएगा, C2H5 से जुड़ जाएगा, तो यहाँ से जल का अणु बाहर आ जाएगा और इस C2H5 के साथ कौन जुड़ जाएगा, आयोडीन जुड़ जाएगा। ठीक, तो बस हमें यही ध्यान रखना है कि अगर हम ईथर की रिएक्शन आधिक्य में कराते हैं HI के साथ, यानी एक्सेस ऑफ HI के साथ कराते हैं, तो थोड़ा बहुत मात्रा में जो अल्कोहल बन भी रहा था वो भी दोबारा काय में कन्वर्ट हो जाने वाला है, वो एल्काइल आयोडाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाने वाला है। मतलब इस रिएक्शन के अंदर समझने वाली बात क्या है कि हम इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, एक स्टेप के अंदर हमारे पास ईथर था ROR-, ठीक, इसकी रिएक्शन हमने कराई HI के साथ। अगर HI नॉर्मल क्वांटिटी के अंदर, इसको थोड़ा भाई नीचे लिखते हैं हम, इसको यहां से निपटाते हैं पहले और इसको बच्चों नीचे लिखते हैं। ये रहा हमारे पास ईथर ROR- और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं HI के साथ। ठीक, तो ये रिएक्शन के अंदर अगर HI नॉर्मल क्वांटिटी के अंदर है, ठीक, तो हमने इससे पहले के नियम पढ़ रखे हैं कि भाई SN1 लगानी है कि SN2 लगानी है, कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है कि ये वाला बॉन्ड तोड़ना है। लेकिन अगर इसी सेम रिएक्शन के अंदर HI को एक्सेस में ले लिया जाए, इसी सेम रिएक्शन के अंदर हम बोल दें कि नहीं भाई हमारे पास HI आधिक्य में, एक्सेस में, तो हमें क्या करना है, अब हमें ये नहीं देखना है कि कौन सा बंध टूटेगा कौन सा, दोनों ही बंध टूटेंगे, कोई SN1 SN2 कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अगर HI एक्सेस के अंदर आ चुका है तो अब दोनों बंध तोड़ोगे, ये वाला बंध भी तोड़ोगे और ये वाला बंध भी तोड़ोगे। अब SN1 SN2 देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों ही बंध टूट रहे हैं, तो क्या SN1 क्या SN2 दोनों ही टूटना है। ठीक, तो HI की एक्सेस में दोनों बंध तोड़ो, ये वाला बंध तोड़ने के बाद इसको दे दो I, इसको दे दो H, और ये वाला बंध तोड़ने के बाद इसको फिर से दे दो H और इसको फिर से दे दो I, ये आपके प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएंगे। तो देखो आपके क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, इधर से तो आपका देखो H2O बन रहा है, बीच में से तो क्या बन रहा है आपका H2O बन रहा है, इधर से बन रहा है RI और इधर से बन रहा है R-I, तो इधर से बन जाएगा RI और इधर से बन जाएगा R-I, मतलब दोनों तरफ से ही आपको एल्काइल आयोडाइड मिलने वाला है। ठीक, तो जब HI एक्सेस के अंदर हो तो SN1 SN2 कोई देखने की जरूरत नहीं है, दोनों साइड से बॉन्ड तोड़ देना। इसके अंदर एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, जो पहले वाली रिएक्शन से समझाता हूं मैं, अगर इसी सेम रिएक्शन में ये वाला बंध तोड़ा था, इसी सेम रिएक्शन के अंदर अगर मैं HI को एक्सेस में भी ले लूं ना, तब भी रिएक्शन का रिजल्ट चेंज नहीं होने वाला है, अभी भी फिनॉल बनेगा और एल्काइल आयोडाइड बनेगा। उसका कारण पहले, एक कारण तो पहले वाला ही कि भाई ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाले ऑक्सीजन का लोन पेयर बेंजीन की रिंग के साथ क्या है, अनुनाद के अंदर है, तो अनुनाद के अंदर होने की वजह से इस वाले बंध के अंदर पार्शियली द्विबंध के गुण आ जाएंगे, मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो पहली बात तो इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। और मान लो अगर हमने इसको तोड़ भी दिया,
अगर हमने इसको तोड़ भी दिया तो तोड़ने के बाद जो हमारे पास धनायन बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा कि बेंजीन की रिंग के ऊपर प्लस। अगर मान लो हमने जबरदस्ती इस बंध को तोड़ भी दिया कि नहीं भैया हमें तो तोड़ना ही है, हम तो तोड़ेंगे, हमको इसको भी क्या में परिवर्तित करना है, आयोडाइड वाले के अंदर परिवर्तित करना है। तो अगर हम इसको तोड़ दें तो बेंजीन के इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जैसे ही बेंजीन की रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो बच्चों ये घोर अपराध हो चुका है। क्या अपराध हो चुका है? ये अखंड रूप से अस्थायी बन चुका है। क्या बन चुका है? ये बहुत ही ज्यादा अखंड रूप से क्या बन चुका है? ये अस्थायी बन चुका है। बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल भी स्थायी नहीं होता है, इसीलिए इस प्रकार का धनायन कभी मत बनाना। और अगर आपका ऑक्सीजन, ईथर का ऑक्सीजन डायरेक्टली बेंजीन की रिंग से जुड़ा हुआ है तो उसका बॉन्ड कभी मत तोड़ना, चाहे HI को आपने कम मात्रा में ले रखा हो या HI को आपने एक्सेस के अंदर ले रखा हो। बात आती समझ के अंदर। तो ये था हमारे पास ईथर के रासायनिक गुणधर्म के अंदर पहली विधि कि ईथर की HI के साथ कैसी रिएक्शन होती है। इस चैप्टर की बाकी थोड़ी बहुत जो रिएक्शन बची है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी आपको वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।